नमस्कार, कंज्यूमर किंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज का कंज्यूमर किंग मुद्दा लेकर आज आपके बीच मौजूद हूं। काफी इंपॉर्टेंट है आज का मुद्दा भी। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसा दौर ला दिया है जहां किसी की आवाज, चेहरा या वीडियो बनाना मिनटों का काम रह गया है। जी हां, नेताओं के फर्जी भाषण, फिल्मों के नकली सीन, अश्लीलता और आम लोगों के झूठे वायरल वीडियोज ने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। लेकिन अब ये फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, अश्लीलता, मिस इन्फॉर्मेशन पर रोक लगने जा रही है। सरकार ने इसको लेकर आईटी रूल्स 2021 में बड़े बदलाव किए हैं, जिसके बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एआई, डीप फेक कंटेंट डालने पर लेबलिंग जरूरी होगी और गलत कंटेंट पर रोक भी होगी। ये नियम 20 फरवरी से लागू होने जा रहे हैं और आज कंज्यूमर किंग में हम इसी बड़े मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेक पर ब्रेक। जी हां, इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ अमित दुबे जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, और साथ ही विराग गुप्ता भी साइबर लॉयर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दो इंपॉर्टेंट एंगल से यहां पर, तकनीकी एंगल और साथ ही लीगल एंगल से इस पूरे मुद्दे को हमें समझाने के लिए। अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, और विराग जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। शुरुआत अमित जी आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह की सिचुएशन है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के दौर में तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इस दौर में कई सारी चीजें हैं, कई सारे लूप होल्स हैं, और वो टेक्नोलॉजी लैंग्वेज में जो कहते हैं ना, बग्स हैं, और इन्हें फिल्टर करना बहुत जरूरी है। जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही बात कर रहे हैं, ऐसे में फेक चीजें बहुत ज्यादा सामने आ रही है। इस पर लगाम कैसे लगाई जाए, इस पर बातचीत करने वाले हम। लेकिन फिलहाल इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। क्योंकि एआई का इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा था, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में, वो सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर जा चुकी है। लोग नॉर्मली इस तरह के कंटेंट पे आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं, रिएक्ट करना शुरू होते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉलो कर लेते हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। हर सेक्टर में इम्पैक्ट है और उस वजह से एक लार्ज स्केल फ्रॉड इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। ऐसे में लोगों को प्रोएक्टिवली कोई मैकेनिज्म नहीं समझ में आता कि कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये कंटेंट फेक है, एआई जनरेटेड है, ये ऑथेंटिक है ही नहीं। इसलिए सरकार ने गाइडलाइन दी है और मेरे ख्याल से इसका दूरगामी इम्पैक्ट भी होगा। 3 तरह की एक्सपेक्टेशन है। पहला तो सरकार चाहती है कि जो भी इस तरह के कंटेंट बना के पोस्ट करता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पर, तो उससे पूछा जाए, वो खुद भी बताए कि ये डीप फेक कंटेंट है। उसको एक ऑप्शन दिया जाए कि क्या ये एआई कंटेंट है, और वो बताएगा। यदि मान लीजिए वो नहीं बताता है और वो एआई कंटेंट अपलोड कर देता है, तो फिर दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्लेटफॉर्म की, कि वो खुद चेक करेगा कि ये एआई कंटेंट है और उसके खिलाफ एक्शन लेगा, उस व्यक्ति के खिलाफ भी। उसको ब्लॉक किया जाए आगे से कोई भी ऐसा कंटेंट पोस्ट करने से, किसी भी तरह का, और उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। तीसरी जो जिम्मेवारी वो सरकार कह रही है कि यदि कल के दिन सरकार आइडेंटिफाई करती है कि कोई ऐसा कंटेंट है जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, तो फिर 3 घंटे के अंदर उसको रिमूव करना होगा। जो पहले 36 घंटे था, अब 3 घंटे के अंदर अंदर उस कंटेंट को आपने रिमूव करना होगा, ताकि उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज किया जा सके। ये 3 सिंपल सी एक्सपेक्टेशन है। अब इसको लेकर इंटरमीडियरीज तैयारियां करेंगे, पता करेंगे कि भाई कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन में। लेकिन यदि ये हो जाता है तो मेरे ख्याल से अपने आप में एक बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इनफैक्ट आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां पर एक तरह से मदद रूप होता है, उसके साथ साथ कह सकते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। और एआई कंटेंट पर अब फेक नहीं चलेगा। फेक हटाओ सच दिखाओ अभियान के तहत हम आपको बता रहे हैं 20 फरवरी से नए डिजिटल नियम आने वाले हैं। एआई से फर्जीवाड़े पर अब बड़ी कार्रवाई होगी और उस पर रोकथाम की भी तैयारी पूरी तरह से हो रही है। बताना होगा कि कंटेंट असली है या फिर नकली, और क्लियरली इस चीज की जरूरत बहुत ज्यादा इस वक्त तो नजर आ ही रही है। हमारे साथ
अमित दुबे जी के साथ विराग गुप्ता जी भी है, साइबर लॉयर हैं। आइए उनसे लीगल पर्सपेक्टिव से पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। विराग जी, शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। आईटी रूल्स 2021 में बदलाव किए गए हैं और नए कानून जो हैं वो अब यहां से 20 फरवरी को लागू होने वाले हैं। कानूनी रूप से कितने सख्त और प्रभावी होने वाले हैं जो नए नियम बनाए गए हैं? देखिए, मेरे मित्र अमित भाई ने जो सबसे पहला ओपनिंग स्टेटमेंट बोला था कि स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो गई है, तो मैं उसको एक कदम आगे जाकर के और अगर बताऊं कि इन नियमों से किसी भी तरह का कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक लोगों को राहत मिलेगी और इसके 4 पहलुओं को समझने की जरूरत है। पहली बात यह है कि इन नियमों की शुरुआत हुई थी 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया था और फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को कि ये नियम पुराने थे 2011 के आईटी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स, उसके हिसाब से शिकायत अधिकारी नियुक्त करना था। तभी कुछ दिनों पहले जब एआई के जो ग्रोथ की जब कंट्रोवर्सी हुई थी और जब नोटिस जारी किया था, तो उसमें समझ में आया कि जो ट्विटर कंपनी है, एक्स कंपनी है, उसका भारत में कोई शिकायत अधिकारी के एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं है, नोडल ऑफिसर नहीं है, उनके शिकायत अधिकारी नहीं है, कंप्लायंस ऑफिसर्स नहीं है। तो जब हमारे यहाँ पर इन टेक्नोलॉजी कंपनियों की, सोशल मीडिया कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ही जरूरी नहीं है, तो बगैर रजिस्ट्रेशन के आप किसी नियम का पालन कैसे कराएंगे? ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि नियमों में दंड का कोई प्रावधान नहीं है। उसमें सिर्फ इतना बोला गया है कि यूजर्स को ये करना है और जो टेक कंपनियां उनकी ये जिम्मेदारी है। लेकिन अगर उल्लंघन करने पर दंड नहीं हो, तो भारत में ये देखा जाता है कि जो भी नियम बनाया जाए बगैर दंड के हो तो उस नियम का पालन नहीं होता है। तीसरी बात ये है कि एआई का सारा कंटेंट फेक नहीं है, कोई बोगस नहीं है। उस एआई के कंटेंट में अगर कोई यौन जनित कंटेंट है, हिंसात्मक कंटेंट है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे वाला कंटेंट है, उसको हटाने के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बगैर एआई के इस तरीके का कंटेंट इंटरनेट में बेशुमार तौर पर फैला हुआ है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट फैला हुआ है, छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और नियमों का पालन नहीं हो रहा, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही, तो एआई में कैसे होगी? और चौथी सबसे जरूरी बात है कि ये कहा जा रहा है कि इन कंपनियों की जो उनका जो सेफ हार्बर सुविधा है सेक्शन 79 के तहत, वो खत्म हो जाएगी। दुर्भाग्य से भारत में अभी तक ऐप्स को सिर्फ बैन किया गया है, लेकिन ऐप्स की कार्रवाई उनके कंप्लायंसेस नहीं करने पर आज तक किसी भी कंपनी का सेफ हार्बर सहूलियत खत्म नहीं किया गया है। इसलिए ये मुझे लग रहा है कि एक कागजी तौर पर ही एक व्यवस्था की गई है और इसके पीछे कोई दूरगामी कोई व्यवस्था या कंप्लायंस सिस्टम या कानून में बदलाव नहीं किए गए। बिल्कुल बिल्कुल, और हर एंगल से कानूनी तौर पर भी इस बदलाव की जरूरत थी और अब ये बदलाव कितने कारगर साबित होंगे इस पर और ज्यादा हमें गौर करना होगा और समय ही बताएगा कि आखिरकार ये बदलाव कितने जरूरी थे और ये कानूनी बदलाव होने के बाद बेहतरी कितनी होती दिखी है। अमित जी, कमिंग बैक टू यू, एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी, ये जो एआई और डीप फेक का जमाना है, आज कितनी आसानी से किसी की पहचान चुराई जा सकती है और आम आदमी इसके खतरे को कितना समझ पा रहा है? फिलहाल आज की स्थिति, आज की सिचुएशन, लेमन टर्म्स में इस वक्त सिचुएशन कैसी नजर आ रही है? देखिए, मेरे पास कंप्लेंट जो आती हैं वो एक इंडिविजुअल डिफेमेशन से लेकर कॉर्पोरेट और बड़े बड़े लोगों को टारगेट करने तक आती हैं। जैसे अभी आप नोटिस करें तो पिछले 6 महीनों से एक कैंपेन चल रहा था सदगुरु के अगेंस्ट। उनके अगेंस्ट गूगल पर डीप फेक कंटेंट बनाए जा रहे थे जिसमें उनको जेल जाते हुए दिखा रहे हैं, उनको अलग अलग हथकड़ियों में दिखा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं और नीचे न्यूज आर्टिकल्स हैं जो रेडिट पर चल रहे हैं और गूगल पर स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहे हैं कि तो जेल हो गई है, आईबी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीबीआई कर रही है, सबको इम्पर्सोनेट किया गया, सीबीआई का नाम, यहाँ तक कि न्यूज चैनल्स के नाम से लोगो बना बना के इमेजेस और वीडियोस डाले। इसमें जितने प्रोमिनेंट न्यूज चैनल है आज तक सबको मैंने इन्फॉर्म किया कि आपके नाम का मिसयूज हो रहा है और इसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। ये इतना आसान हो गया, इतना इजी हो गया कि आप किसी को भी वो कीजिए और कई बार लोग उसमें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, डेफिनेटली होते हैं। देखिए, हम ये भी नहीं कह सकते कि सब लोग इतना आसानी से चेक कर सकते हैं। यदि मैं सिर्फ एक एस्टिमेट ही निकालूं, सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ जो एआई कंटेंट का जो कैंपेन चला, तो पर डे करीब 10 से 15 लाख रुपए खर्चा हुआ। आप ये मानेंगे कितना कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ सिर्फ एक व्यक्ति को डिफेम करने के लिए? तो एआई अपने आप में कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। अब आप मान के चलिए कि यदि किसी कंपनी के शेयर गिराने और एक इस तरह का कंटेंट या न्यूज बनाकर वायरल कर दी जाए,
और उसके शेयर गिरने से किसी को फायदा होता है तो वो ट्राई होता है। अभी सचिन तेंदुलकर से लेकर सुधा मूर्ति तक के डीप फेक वीडियोस वायरल हुए, जिसमें वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन बेचते हुए दिखे, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए लेवर करते दिखे, और बहुत कुछ ऐसे मल्टी लेवल मार्केटिंग बेचते हुए दिखे। तो ये सब हुआ है और लोगों ने उस पर ट्रस्ट भी किया, लोग लुटे भी हैं, कंप्लेन पड़ी हुई है। इसके अलावा आपने देखा होगा, चाहे वो रिलीजियस कंटेंट हो या पॉलिटिकल सेटअप्स हैं, इस जगह बहुत मिसयूज होता है एआई का। हर इलेक्शन के पहले एआई कंटेंट की बाढ़ आ जाती है। तो यदि हम सिर्फ ये भी डाल दें कि ये कंटेंट एआई जनरेटेड है, तो काफी हद तक लोगों को पता तो पड़ेगा, कम से कम एक डिटरेंट तो आएगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो लोग देख के सीधे ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कोई इंडिकेशन है ही नहीं। मेरे ख्याल से ये एक स्टेप कम से कम उस डायरेक्शन में हो सकता है। आगे जाके और कैसे हम टाइट करें, सर ने बिल्कुल सही बोला विराग जी ने कि सजा तो देनी पड़ेगी, सजा नहीं होगा तो लोग डरेंगे कैसे। अभी एक आइडेंटिटी थेफ्ट का केस बनता है, 3 साल की सजा का प्रावधान है, जिसमें बेल हो जाती है, अगले दिन बंदा फिर करेगा। ऐसे में आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत सीवियर क्राइम है और उसके लिए कुछ सीवियर पनिशमेंट का प्रोविजन भी हो। वो अभी नहीं है और इस वजह से मिसयूज होने के चांसेस रहेंगे डिस्पाइट ऑफ दिस लॉ। लेकिन एक जो कंज्यूम कर रहा है उस कंटेंट को, उसको एक इनपुट मिल जाएगा कि हाँ भाई, और ये हो सकता है हर लोग इस चीज को फॉलो भी ना करें, लेकिन यदि 80% भी कर रहे हैं, 90% भी कर रहे हैं, 95% भी कर रहे हैं, तो भी मुझे एक बड़ा चेंज दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा चेंज है। और इनफैक्ट सरकार का सोशल मीडिया पर जो आदेश है, एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स इंटरेस्ट के लिए उनके सामने ये आदेश जो है वो रखना चाहेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एआई कंटेंट पर लेबलिंग की यानी कि कंट्रोल की तैयारी हो रही है। एआई कंटेंट पर 20 फरवरी से लेबल लगाना बेहद जरूरी हो जाएगा। डीप फेक वीडियो फोटो 3 घंटे के अंदर अंदर हटाने के निर्देश दिए जाएंगे। और सरकार ने आईटी रूल्स 2021 जो थे उनमें बड़े बदलाव किए और ये नए बदलाव जो है वो 20 फरवरी से लागू होते दिखेंगे। सरकार ने ड्राफ्ट 22 अक्टूबर 2025 को जारी किया था। नए नियम डीप फेक एआई कंटेंट को लेबल और ट्रेस करने के लिए हैं, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी या किसी भी तरह का फेक कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना जा सके। साफ लिखना होगा कंटेंट असली है या नकली। और गैर कानूनी मिस इन्फॉर्मेशन, अश्लील, भ्रामक, धोखाधड़ी, इस तरह के हर कंटेंट पर रोक लगाई जाएगी। सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे एआई टूल्स पर रोक लगाने का निर्देश दिया जाएगा। यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फैसला है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसके चलते सरकार हरकत में आई है और इतना बड़ा फैसला यहां पर आता हुआ दिखा है। विराग जी, अगर कोई प्लेटफॉर्म एआई डीप फेक कंटेंट को समय पर नहीं हटाता है, तो फिर यहां से आगे किस तरह की कानूनी कार्रवाई होगी? क्या प्रावधान हो सकते हैं आपके हिसाब से? में सेक्शन 79 है, उसमें कहा गया था, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है, उसमें कहा गया था कि जो इंटरनेट कंपनियां हैं वो इंटरमीडियरी हैं, माने मध्यस्थ हैं, वो पोस्टमैन हैं, किसी की चिट्ठी लेकर के कहीं जाती हैं, इसलिए पोस्टमैन की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो अगर उस चिट्ठी में, पार्सल में कोई बम होता है तो भेजने वाले की जिम्मेदारी है, पाने वाले की जिम्मेदारी है, लेकिन पोस्टमैन की जिम्मेदारी नहीं है। दुर्भाग्य से वो पोस्टमैन ही सब कुछ बन गया है। तो जो एआई कंपनियां हैं, जिन फेसबुक, गूगल या ट्विटर या अमेजन की बात की जा रही है, वो सिर्फ सोशल मीडिया कंपनियां नहीं है, वो एआई की सबसे बड़ी कंपनियां बन गई हैं। और अब उन कंपनियों को हम सिर्फ पोस्टमैन या मध्यस्थ नहीं मान सकते हैं, लेकिन इंटरमीडियरी के नाम पर वो सारी कानूनी सुरक्षा हासिल कर रही हैं। तो कुछ साल पहले जब ट्विटर का मामला आया था और उसमें कहा गया था कि ट्विटर अगर कंप्लाई नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जो इनका जो प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि सेफ हार्बर की सहूलियत खत्म होने के बाद आपराधिक कार्रवाई हो सकती है, जैसा कि अभी नियमों में कहा गया है कि बीएनएस के तहत, पॉक्सो के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में। लेकिन 2-3 बातों पे ध्यान देना जरूरी है। जैसा अभी अमित जी ने बोला कि पेड कैंपेन चला, तभी एक पिक्चर को प्रमोट करने के लिए लापता बच्चों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की भ्रामक रिपोर्ट बनाई गई और सबको पता है, लेकिन हम उसका पता नहीं कर पाए हैं। अभी इस समय इंटरनेट में 3 तरह के संगठित अपराध चल रहे हैं। पहला, छोटे बच्चे गैर कानूनी तौर पर सोशल मीडिया में हैं, कंपनियों को पता है पर उनको नहीं हटाया जा रहा है। दूसरा, कि जो 1/3 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं फेसबुक में, गूगल, ट्विटर में, वो फर्जी हैं, बोगस हैं और बॉट्स के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं हटाया जा रहा है। और तीसरा, भारतीय कानून के उल्लंघन के बावजूद बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी से जुड़ी, पोर्नोग्राफी से जुड़ी कंटेंट आ रही है और हम उसको नहीं हटा पा रहे हैं। तो इसको अगर हम इस तरीके से बोलें
कि हथियार होते हैं, एक लाइसेंसी हथियार होता है, कट्टा होता है। तो हम कट्टे वाले को बोलें कि भाई आप अपने कट्टे में ये बताइए कि मैं लाइसेंसी हूं या नहीं हूं। तो जो अवैध कंटेंट अगर एआई के माध्यम से इस्तेमाल करेगा तो लेबल नहीं इस्तेमाल करेगा, लेबल के बगैर उसके खिलाफ कोई एक्शन आप नहीं ले पा रहे हैं। तो यूजर्स, प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एआई कंपनियां, ये जो पूरा एक जो पिरामिड है, उस पिरामिड में न ही रजिस्ट्रेशन है, न ही जवाबदेही है, न ही दंड है। कागजी प्रक्रिया निर्धारित की गई है जो सिर्फ कागजों में रह जाएगी, यथार्थ में उसका मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रभाव पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट आपको ये भी साथ साथ बता दें कि नए आईटी नियमों में 3 बदलाव किए गए हैं। इसको बारीकी से समझना होगा और इसके लिए ईटी नाउ स्वदेश की टीम लगातार रिसर्च कर ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने पेश कर रही है। लेबल हटाना या छुपाना अब मुमकिन नहीं होगा। आपको आप जानते होंगे कि जब किसी भी तरह के वीडियोस होते हैं उसमें एआई के लेबल्स जो होते हैं वो अगर लग जाते हैं तो उसे भी हटाया जाता है, एडिट किया जाता है। अब एआई लेबल या पहचान हटाना या छुपाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक बार लेबल अगर लग गया तो उसे वैसे के वैसे ही रखना होगा। हर 3 महीने में वार्निंग देनी होगी। कंपनियों को यूजर्स को 3 महीने में कम से कम एक बार वार्निंग देनी होगी और यूजर्स को बताना भी होगा कि नियम तोड़ने पर सजा या फिर जुर्माना हो सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं जिस पर विचार किया जा रहा था और अब फाइनल यहाँ पर टेक्स्ट और लॉज डेवलप होते हुए। विराग जी, आपसे तो हम लीगल एंगल, लीगल पर्सपेक्टिव से ये सारी चीजें समझने की कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन अमित आपसे भी एक चीज समझना चाहूंगी। आज का कोई आम यूजर ये पहचान कैसे सकता है कि सामने वो जो वीडियो, आई नो बड़ा ही लेमन क्वेश्चन है, लेकिन कई सारे हमारे व्यूअर्स, कई सारे इस वक्त जो हमारे माध्यम से आपको सुन रहे हैं उनके जहन में ये सवाल होगा कि आखिर वो जो वीडियो देख रहे हैं उनके सामने जो वीडियो है ये असली है या फिर एआई से बनी है। इतनी रियलिस्टिक होती है कि कभी कभी कई सारे यूजर्स, कई सारे व्यूअर्स, ऑफ कोर्स अवेयरनेस की कमी भी है जिस वजह से ये पहचान नहीं पाते हैं। तो किस तरह से समझा जाए इसे, इस पर अगर आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहें। देखिए, इसके लिए कुछ टेक्निकल चेकअप पॉइंट्स होते हैं, कुछ बिहेवियरल टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं। टेक्निकल में कुछ टूल्स भी हैं, जैसे सेंटिनल करके टूल है, scanner.deepbear.ai करके एक टूल है, जिसमें आप यूट्यूब का लिंक ही डाल दीजिए, तो स्कैन करके बता देगा कि ये इसमें डीप फेक कंटेंट है या नहीं है और कितना है। आप इमेज यदि डीप फेक से जनरेटेड है तो चेक कर सकते हैं। पर हर टूल 100% हर किसी को टेस्ट करके बता पाएगा, इसकी गारंटी नहीं होती। इसलिए कई सारे टूल का इस्तेमाल होता है और कई बार कोई डिटेक्ट कर लेता है, कई बार कोई डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है डीप फेक डिटेक्शन के लिए वो अलग अलग होता है। कई बार रिवर्स मैपिंग का भी इस्तेमाल होता है कि आप जब किसी इमेज को, जो कि डीप फेक इमेज है, उसको दोबारा उस इमेज को एज एन इनपुट यूज करके एक नई इमेज क्रिएट करेंगे, तो फिर जो इमेज होगी वो डिस्टॉर्टेड इमेज आती है और उससे पता पड़ता है कि ये जो ओरिजिनल इमेज थी ये ओरिजिनल थी नहीं, ये तो खुद डीप फेक है। तो ऐसे बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन चूंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है और बहुत सारी ये पेड टूल्स भी हैं तो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप खुद कुछ चेक कर सकते हैं जो बिहेवियरल चेक पॉइंट्स हैं जो क्विक है, जैसे कि आप लिप सिंक पर गौर कीजिए, तो लिप सिंक बहुत अच्छा नहीं होगा ऐसे कंटेंट का। दूसरा, आप ये नोटिस कीजिए कि जो सेंसेशन क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहीं और भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो डीप फेक कंटेंट है वो एक नैरेटिव के लिए यूज होता है या एक मिस इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, जिसके बारे में कॉन्टेक्चुअली कोई दूसरी जगह वैसी बात नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली वो फेक है। अब आप उस वीडियो पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप उसकी हिस्ट्री देखिए, कब से ये पोस्ट हुआ है, कब से कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप होना शुरू हुआ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड देखिए, जो बंदा बोल रहा है उसका बैकग्राउंड नॉर्मली ब्लर रहेगा, बैकग्राउंड क्लैरिटी जो वीडियो की होगी, क्योंकि उसमें किसी न किसी ऑथेंटिक आदमी को इम्पर्सोनेट किया गया है, तो उसके कितने इमेजेस इस्तेमाल की गई हैं उसको क्रिएट करने के लिए, उसके बेस पर ये दिख जाता है। जैसे कि जो हमने वो सदगुरु का इंसिडेंट में आपको बता रहा हूँ, उसमें आप गौर से देखेंगे इनलार्ज करके तो क्लियरली दिख जाता है कि ये जो फेस है मैच नहीं कर रहा, पर उनका जो अटायर है वो मैच कर रहा है, तो एक परसेप्शन बन जाता है कि व्यक्ति वही हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखकर भी पता कर सकते हैं और इस तरह के भ्रामक पोस्ट से या वीडियो से बच सकते हैं। ओके, थैंक्स ये सारी की सारी चीजें हमें बताने के लिए, इनफैक्ट समझाने के लिए कि किसी भी तरह के कंटेंट जब वो देखते हैं और अगर मन में
सवाल आता है कि शायद ये कंटेंट सही या रियल नहीं है, उसे किस तरह से नेविगेट कर सकते हैं। विराग, आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। देखिए, डीप फेक और ये जो एआई फेक वीडियोस हैं, इससे काफी हद तक कई सारे लोगों की छवि भी खराब हुई है। पिछले दिनों हमने ऐसे कई सारे केसेस देखे भी हैं। लीगल पर्सपेक्टिव से पीड़ित के पास अब कौन कौन से कानूनी विकल्प होंगे इस स्थिति में, अगर इस तरह की सिचुएशन वापस से क्रिएट हो जाती है? देखिए, अगर इसको देखें, जो नियम आए हैं, इसके पहले भी एक बार नियम आए थे जब उसमें 10% वाली बात थी। नए तरीके के नियम इसमें मेटा डेटा की बात की गई है। तो सांसद थी प्रियंका चतुर्वेदी, और जब एआई ग्रोक की कंट्रोवर्सी हुई थी, जब ग्रोक ने अपने टूल के माध्यम से और महिलाओं की नग्न फोटो को सर्कुलेट करना चालू कर दिया, तो संगठित तौर पर बड़े पैमाने पे महिलाओं बच्चों की नग्न तस्वीर सामने आई थी और सरकार ने इस पर एक्शन लिया था। उस एक्शन का क्या हुआ अभी तक नहीं पता है। अब ये नए नियम आए हैं। उस एक्शन में 4 बातें इंपॉर्टेंट थी। पहला, सरकार ने नोटिस जारी किया था, लेकिन नोटिस में एड्रेस नहीं लिखा था कि जो ट्विटर कंपनी एक्स कंपनी है, उसका ऑफिस भारत में है कि अमेरिका में है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये कंपनियां कहां पर काम कर रही हैं। तो भारत में सर्वत्र व्याप्त होने के बावजूद भी इन कंपनियों का कानूनी स्थिति हमको नहीं पता है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है। दूसरा, कि जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे सलमान खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, या दूसरे पर्सनालिटीज हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट जाकर के और अपने पर्सनालिटी राइट्स के वो सेव कर रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि अगर कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट है, तो उन्हें हाई कोर्ट आकर के आदेश लेने की जरूरत क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हमारा कंप्लाइंस सिस्टम है, ग्रीवांस सिस्टम है, वो कारगर नहीं हो पा रहा है। इसको ठीक करने के लिए जो आईटी इंटरमीडिएट रूल्स हैं, उसके तहत इन कंपनियों की जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए। पहला, सरकार इनका रजिस्ट्रेशन करे जो एआई जहां से जनरेट होता है, और दूसरा, ये कंपनियां शिकायत करने के लिए अपने जो शिकायत अधिकारी का नाम, ईमेल आईडी, टोल फ्री नंबर बताएं, जिससे कि लोग कंप्लेन कर सकें। 3 घंटे में हटाने के लिए कैसे हटाया जाएगा? क्या कोई हाई कोर्ट हर बार जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा? क्योंकि हमारे जो उसका ग्रीवांस का रिड्रेसल कैसे होगा? तो 3 घंटे की जो समय सीमा तय की गई है, उसको पालन कैसे किया जाएगा, उसका कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। और अभी सरकार ने पिछले 2024 में एक सहयोग पोर्टल बनाया था, और उस सहयोग पोर्टल को लोगों ने चुनौती दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई है, दूसरी जगहों पे दी गई है। तो सरकार जब कोई नियम उसको लागू करना लगती है, तो किसी न किसी नाम पर, आर्टिकल 19 के नाम पर या दूसरे नाम पर उसको चुनौती मिल जाती है। तो जब तक कानून में स्पष्ट बदलाव, दंड की स्पष्ट व्यवस्था, एक 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 डेडिकेटेड रेगुलेटर और जिम्मेदारियां तय नहीं होंगी, तब तक ये सारे नियम, एक सरकार फिर 6 महीने बाद एक नया नियम लाएगी, फिर नया नियम लाएगी। तो इन नियमों के नाम पर मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि सरकार सजग है, सचेत है और चिंतित है, लेकिन व्यवहार में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इसका जमीनी स्तर पर ठोस प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। अमित जी, बिफोर वी क्लोज, बड़े ही संक्षिप्त में, ब्रीफ में इसका जवाब दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये जानना हमारे लिए। देखिए, आईटी रूल्स में लेबलिंग अनिवार्य तो हो गई है, लेकिन ये क्या वाकई ही डीप फेक कंटेंट की पहचान इससे होती दिखेगी? क्या सिचुएशन संभलती दिखेगी? और दूसरा, डीप फेक सबसे ज्यादा किन सेक्टर्स को निशाना बना रहा है आपके हिसाब से? आपके पास तो कई सारे केसेस आते होंगे, किस तरह के केसेस ज्यादा आते हैं? क्या वो राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्या वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर आम जनता है जिसको ज्यादा निशाना बनाया जाता है? नहीं, जो लोग प्रोमिनेंट लोग हैं उन्हीं को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। अभी जिस तरह के कंटेंट है, एक तो फ्रॉडस्टर्स बहुत यूज कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए। किसी फ्रॉड स्कीम का लोग भरोसा करेंगे, पैसा डालेंगे और वो लुटेंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा डीप फेक कंटेंट बनाए जा रहे हैं। फिर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लोग जो इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, इसमें पॉलिटिकल फिगर्स हैं, इसमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे लोगों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। वो सारी कंप्लेन मेरे पास आती है टेक डाउन के लिए, या कैसे इसको हैंडल किया जाए सिचुएशन को। कॉर्पोरेट को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ तक कि कई सारी कंपनीज की शेयर वैल्यूज इंपैक्ट हुई है बिकॉज ऑफ सच डीप फेक इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स को, सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है वहां पर। और इसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है कि भाई किसी तरह को नुकसान पहुंचा जाए, या कोई तो उससे बेनिफिट ले रहा है। उस शेयर वैल्यू के बदलने से किसी को तो बेनिफिट है, और वो कोई इंडिविजुअल नहीं हो, वो कोई लार्ज ग्रुप ही हो। क्योंकि यदि शेयर वैल्यू 2, 3, 4% बदल रही है और उससे कोई हजारों करोड़ों बना सकता है, तो वो जो ग्रुप होगा वो भी बड़ा ग्रुप, दे आर यूजिंग इट एज ए टूल
तो ये भी यदि इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो पता पड़ेगा कि इसके पीछे कोई छोटा सा ग्रुप नहीं है, एक बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जो एक स्ट्रैटेजी के थ्रू इसको एज ए टूल यूज करके ये इम्पैक्ट क्रिएट करके बेनिफिट लेने की कोशिश कर। तो ये बहुत बहुत सीरियस ऑफेंसेस है जो एआई के थ्रू आसान हो जाते हैं। अदरवाइज पहले किसी चीज को करने में आप इतनी आसान नहीं था, क्योंकि आप प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप उसको किसी भी एक गलत इन्फॉर्मेशन को क्रेडिबल बनाने के लिए इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अभी क्या है कि यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसे हैं जो लाइसेंस न्यूज चैनल नहीं है, पर वो अपने आप को न्यूज चैनल बता रहे हैं और वो किसी के बारे में भी बात कर रहे हैं। उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है कई बार, और वो खुद भी नहीं जानते कि जिस चीज को वो इंडोर्स कर रहे हैं वो एक डीप फेक जनरेटेड कंटेंट है या वो फेक। तो इस तरह की चीजें मल्टीप्लाई हो जाती हैं यदि उसमें नॉर्मल लोगों का भी सपोर्ट मिल जाए और वो इस हिस्से का पार्ट बन जाए, और बाद में इन्वेस्टिगेशन हो, पता पड़े कि ये तो पूरी झूठ का पुलिंदा था, ये तो कहानी ही झूठी थी। ऐसे बहुत बार हुआ, बार बार इन्वेस्टिगेशन में पता होता है कि यार इन्फॉर्मेशन ही गलत थी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कोई ना कोई तो बेनिफिशियरी होता है, तो ये ना हो और इसको एज ए टूल कोई इस्तेमाल ना कर पाए, मेरे ख्याल से उसके लिए इस तरह की इनिशिएटिव इस समय बहुत जरूरी है। और दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर श्योर, बट अभी लड़ाई बहुत लंबी है। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए अथॉरिटीज और हर आम जनता और साथ ही हर तरीके के एक्सपर्ट्स जो हैं वो तैयार हैं। विराट जी, आप भी अपनी बात रखना चाह रहे थे। आपको ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या भारत के कानून की आज की स्थिति अगर देखें तो आज एआई जनित अपराधों से क्या निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, या फिर आप भी कहेंगे कि अब लड़ाई जो है वो लंबी है और हमने शुरुआत की है? बड़े ही ब्रीफ में जवाब दीजिएगा। देखिए, एआई अगली जो जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, हमने पुराने बगैर एआई के अपराधों से लड़ने के ही हमारे पास कानूनी व्यवस्था नहीं, तो एआई के बारे में तो हमारे पास है ही नहीं। दूसरा, इस पूरे प्रोसेस में जो हमारे आईपीआर्स हैं, कॉपीराइट के, ट्रेडमार्क के कानून हैं, वो बेमानी होते जा रहे हैं। तीसरा, कि साइबर अपराध बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ते जा रहे हैं, शेयर मार्केट के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और चौथी जो सबसे जरूरी बात है कि हमारी इकोनॉमी आज $4 ट्रिलियन की, कहा जा रहा है कि $3 ट्रिलियन हमारे एआई की वजह से आएगा। तो एआई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन उस इंडस्ट्री को हम एआई के लिए जो आईटी इंटरमीडिएट रूल्स के माध्यम से अगर संचालित करने की कोशिश करेंगे तो एक टीवी चैनल को लाइसेंस चाहिए पड़ता है, एक अखबार का पुलिस वेरिफिकेशन होता है, कलेक्टर लाइसेंस देता है। लेकिन जो हमारी टेक कंपनियां हैं, यूट्यूब है, एआई प्लेटफॉर्म है, उनको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये संसद को समझने की बात है कि किस तरीके से इस व्यवस्था को हम कानूनी तरीके से दुरुस्त करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। कंज्यूमर इज किंग के आज के इस मुद्दे को समेटते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर तकनीक बिना जिम्मेदारी के चली तो सच में नकली बन जाएगी। सवाल यही है, क्या अब एआई पर लगाम लगेगी या इंसान ही पीछे छूट जाएगा? फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।